नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। जब हमने लास्ट एडिशन इस पेपर की डिस्कस की थी तो वहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि इन विच मंथ इज नलवाड़ी फेयर सेलिब्रेटेड इन बिलासपुर की। बिलासपुर में जो है नलवाड़ी मेला जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है। तो मैक्सिमम जितने भी कमेंट आए थे वो सभी जो था वो करेक्ट ही आए थे। अभी हम इसका सही आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। नलवाड़ी मेला जो है वो बिलासपुर में मार्च महीने में जो है वो लगता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब चलिए, कमेंट तो आपने सही बताए थे, अभी मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। बिलासपुर का जो नलवाड़ी मेला है वो कौन से मैदान में लगता है। ये मेला जो है वो लुहणू मैदान में जो है वो लगता है। और आपने ध्यान रखना है कि ये पशुओं का एक मेला होता है और ये स्टार्ट किसके द्वारा करवाया गया था। डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 में जो था ये स्टार्ट करवाया गया था। चलो, ये तो बेसिक जानकारी है, ये आपको लगभग पता ही होगी। अगर नहीं थी पता तो अभी पता चल गई। बिलासपुर में और कौन कौन से मेले जो हैं वो लगते हैं। देखो, बिलासपुर में माता नैना देवी का मंदिर है, तो माता नैना देवी का मेला जो है वो यहाँ पर लगता है। बिलासपुर में जो है वो पीर बिहाणु का जो है वो मंदिर भी स्थित है, तो यहाँ पर लग जाता है पीर बिहाणु में मेला भी जो है वो यहाँ पर लगता है। बिलासपुर में ही जो है वो गुग्गा मंदिर भी है, तो गुग्गा भटेर गेड़ में जो है यहाँ पर भी जो है वो मेला लगता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। बाकी धौलरा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो धौलरा में जो है वो नरसिंह मंदिर है, यहाँ पर भी जो है वो मेला लगता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट वन फेयर फेस्टिवल हमने बिलासपुर के जो था वो जान लिए, इतना आपने यहाँ से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब हमारे पास क्या है। बोलते हैं इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज भगाटी डायलैक्ट स्पोकन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस रीजन में, किस इलाके में जो है ये भगाटी बोली जाती है। भगाटी बोली जो है वो कहाँ पर बोली जाती है, कहाँ पर किस इलाके में बोली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो आपको पता है, ऑप्शन डी सोलन सही आंसर होगा। सोलन में जो है ये भगाटी डायलैक्ट बोली जाती है। अगर हम बात करते हैं ना कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है हिमाचल प्रदेश में, तो बड़ी ही कॉमन सी होती हैं ये हिमाचल की भाषाएं और बड़े ही आसान याद रह जाती हैं, क्योंकि भगाटी तो आपको पता है कि सोलन में बोलते हैं, भगाट रियासत भी थी। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश की और रियासतें, जैसे बिलासपुर अभी पढ़ रहे थे, बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलूरी है, कहलूर है, तो कहलूरी बोली जो है वो यहाँ पर बोली जाती है। इसी तरह मंडी में मंडियाली बोली जाती है, कुल्लू में कुल्लवी बोली जाती है। शिमला आपको पता है महासू का हिस्सा हुआ करता था, तो महासुई जो था वो शिमला में बोली जाती है, शिमला के कुछ क्षेत्रों में। अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी भाषा जो है ये आम है। हिमाचल प्रदेश की भाषा को जो है लगभग 90% यहाँ के लोग जो हैं बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और पश्चिमी पहाड़ी भाषा के रूप में इसे जाना जाता है, ये भी पता होना चाहिए। एक कोची भाषा के बारे में पूछ लिया जाता है। देखो, कोची भाषा जो है वो कुमारसेन और कोटगढ़ के क्षेत्रों में जो है वो बोली जाती है, यहाँ पर ये प्रचलित है। बरारी भाषा है, बरारी जो है वो जुब्बल के बरार तथा रोहडू तहसील में जो है ये बरारी भाषा जो है वो बोली जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो भाषाओं के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया। लाहौल स्पीति जैसे है ना, लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, यहाँ की भाषाएं थोड़ी सी अलग होती हैं, हटके होती हैं। जैसे कि लाहौल में भोटी बोली जाती है, लाहौल स्पीति में जो है वो मंछद और चाकसा भाषा बोली जाती है। उसी तरह किन्नौर में जो है वो सुमको, किन्नौर के कुछ इलाकों में सुमको भाषा बोली जाती है। किन्नौरी बोली जो है इसे होमस्कंद भी कहते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है कि होमस्कंद भी इसे कहा जाता है। ये हमने यहाँ से अब क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोलते हैं वेयर इज फूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म कहाँ पर स्थित है। देखो, ऊना जिले में जो है वो फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म जो है वो सलोह में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। सलोह में जो है ये फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म स्थित है। ऊना जिला में जो है वो बीज संवर्धन फार्म भी स्थित है। ऊना के पेखूबेला में जो है ये बीज संवर्धन फार्म जो है वो स्थित है। ऊना जिले में जो है वो कागजी नींबू, किन्नू, माल्टा, संतरे और आम के उत्पादन जो है यहाँ पर होता है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं फसलों के बारे में हमने पिछले कल गिरिराज पत्रिका में भी जो था वो जाना था। पिछले कल गिरिराज पत्रिका में हमने क्या जाना था, हमने गिरिराज पत्रिका में इन फसलों के बारे में इस तरह से पढ़ा था कि ये जो फसलें हैं, जैसे कि कौन कौन सी फसलें हो गई, इसमें कुछ एक फसलें ही बताई गई थी। इसमें मुख्य रूप से आपने ध्यान रखना है कि ये जो आम हो गया, किन्नू, माल्टा, संतरा हो गया, इसकी जो खरीद है ना, इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है। पहले ये 10.50 हुआ करता था, अब इसे बढ़ाकर जो है वो 12 रुपया
प्रति किलो जो है वो कर दिया गया है। ये आप ध्यान रखें। ऊना जिले का महत्वपूर्ण जो है वो औद्योगिक केंद्र यहाँ का माना जाता है। ऊना में रेलवे लाइन भी है, आपको पता है ऊना नंगल रेलवे लाइन जो है ये 1991 में जो था वो बनाई गई थी। और ऊना से ही जो था वो आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि ऊना से ही हिमाचल की पहली जो वंदे भारत ट्रेन थी ना उसे इनॉग्रेट किया गया था, उसे जो था वो हरी झंडी दिखाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो हिमाचल में पहली ये वंदे भारत ट्रेन कब आई थी? ये अक्टूबर में जो था वो आई थी, 2022 में था आई थी ये लास्ट ईयर। तो उस दौरान जो था वो इसको हरी झंडी जो था वो दिखाई गई थी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोलते हैं व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश एवोल्यूशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट एक्ट रिसीव प्रेसिडेंशियल असेट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को कब राष्ट्रपति की स्वीकृति जो था वो मिली थी? अब देखो हिमाचल प्रदेश एवोल्यूशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट एक्ट था, इसको प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिली थी? इसको जो था वो प्रेसिडेंट की सहमति जो था वो 1954 में जो था वो मिली थी। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो था 1974 में था वो हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन वेस्टमेंट एंड यूटिलाइजेशन एक्ट जो था वो पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भूमिहीन लोग जो हैं, जिसमें मुख्यतः शेड्यूल कास्ट हैं, उनको भूमि बांटी जाए, ये जो था वो इसका मुख्य उद्देश्य था। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो था वो 2000 बड़े भूस्वामियों के भूमिधिकार अधिनियमों को समाप्त करने वाला भूमि सुधार कानून जो था वो किस वर्ष पारित किया था? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिसमें 2000 बड़े भूस्वामियों और भूमिधिकारी जो था इनके जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था। तो भूमि सुधार कानून जो था ये 1972 में जो था वो पारित किया गया था। ये दो नए क्वेश्चन हैं, इन दोनों को ध्यान रखना। एक हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन वेस्टमेंट एंड यूटिलाइजेशन एक्ट है और दूसरा है ये जो हमने एक और जाना जो 2000 बड़े भूस्वामियों और भूमि अधिकारियों वाला है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो यही हम यहाँ से जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोलते हैं विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डेविल डांस मेनली एसोसिएटेड। तो बोलते हैं कि डेविल डांस जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के साथ जो है वो मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? डेविल डांस देखो वैसे तो इसको स्क्रैप कर दिया गया था फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। अब स्क्रैप क्यों किया गया था वो भी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये किन्नौर में तो देखने को मिलता ही है, किन्नौर के साथ साथ लाहौल के कुछ क्षेत्रों में देखने को भी मिलता है। अब वैसे तो डेविल डांस किन्नौर का मुख्य डांस भी है, लाहौल का भी है। तो हम पहले किन्नौर के मुख्य डांस जानते हैं। किन्नौर में जो है वो कयांग, बाख्यांग, बयांगछू, लांबर, यहाँ पर मुखौटा डांस भी परफॉर्म ये जो है यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। कौन कौन से? कयांग, बाख्यांग, बयांगछू और मुखौटा डांस हो गया, लांबर डांस हो गया, ये जो है यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है लाहौल स्पीति के। लाहौल स्पीति में सांद और साबू तो आपने बहुत बार लाहौल स्पीति के पढ़ रखे हैं कि लाहौल स्पीति में जो है ये परफॉर्म किए जाते हैं। सांद और साबू के अलावा जो है लाहौल स्पीति में लंग दरमा भी परफॉर्म किया जाता है, सूनतो डांस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है और लोसर डांस परफॉर्म किया जाता है। लाहौल के साथ साथ किन्नौर में भी ये परफॉर्म किया जाता है। जहाँ पर बुद्धिस्ट मुख्य रूप से हैं वहाँ पर लोसर फेस्टिवल मुख्य रूप से परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। बोलते हैं विच एंशियंट सेग इज वर्शिप्ड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन ऋषि की जो है वो पूजा की जाती है? किस प्राचीन ऋषि को जो है वो पूजा जाता है? देखो बिलासपुर में जो है वो मार्कंडेय ऋषि की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर। मार्कंडेय ऋषि की पूजा बिलासपुर में की जाती है। मार्कंडेय मंदिर भी यहाँ पर है मार्कंडेय ऋषि का, और यहाँ पर ये मेला भी जो है वो लगता है मार्कंडेय में हमेशा। तो ये जुखाड़ा के समीप जो है वो पड़ता है मार्कंडेय, ये आपने ध्यान रखना है कि मार्कंडेय में जो है ये मार्कंडेय कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। और यहाँ पर पूजा मार्कंडेय ऋषि की पूजा की जाती है। साथ ही यहाँ पर मेला जो लगता है वो जुखाड़ा के समीप जो है वो लगता है। इतना ही ध्यान रखें यहाँ से, काफ़ी है। बिलासपुर के बारे में हमने पहले जाना भी था थोड़ा सा। आगे बोलते हैं व्हाट हैज़ बीन द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट राणाज एंड ठाकुर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो राणा और ठाकुर थे उनके बारे में जो सूचना का मुख्य स्रोत है वो क्या है? मुख्य सूचना का स्रोत क्या है इनके बारे में? तो इनका जो मुख्य सूचना का स्रोत है वो है राजतरंगिणी
बैजनाथ की जो गश्तियाँ हैं वो बैजनाथ यूलोजिस और इंस्क्रिप्शन फाउंड इन चंबा स्टेट, चंबा रियासत में पाए जाने वाले शिलालेख, ये सारे के सारे तीनों के तीनों जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में राणाओं और ठाकुरों के बारे में मुख्य सूचना का स्रोत हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है वो बिलासपुर में जो है ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश में राणा और ठाकुरों की इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब देखो हिमाचल प्रदेश के बारे में जो जानकारी मिलती है ना कहीं से, वो किस तरह से मिलती है। जैसे कुछ इंस्क्रिप्शंस हो गए, उनके माध्यम से मिल जाएगी। कुछ पुरानी किताबें ग्रंथ हो गए, उनके माध्यम से जो है वो जानकारी मिल जाती है। अब हिमाचल प्रदेश में पठियार और खनियारा के जो प्राचीन शिलालेख हैं ना, ये पत्थर के शिलालेख हैं, यहाँ से भी कुछ जानकारी देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश में जो औदुंबरों के प्राचीन सिक्के थे जिनके ऊपर त्रिशूल और बैल के निशान जो है वो देखने को मिलते हैं, वहाँ से भी कुछ जानकारी जो है वो मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू के सिलारू में कुछ अभिलेख मिले थे, कुल्लू के सलारू में, तो वहाँ से भी कुछ जानकारी मिलती है। निर्मंड में 7वीं शताब्दी के समुद्रगुप्त का जो ताम्रपत्र है वहाँ से कुछ जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपने कि कहाँ कहाँ पर, जैसे पठियार और खनियारा कहाँ पर स्थित है, कांगड़ा में स्थित है, और यहाँ पर किस तरह के अभिलेख जो था वो मिले थे। तो पत्थर के अभिलेख जो था वो यहाँ पर मिले थे, ये आपने ध्यान रखना है। पुराण हो गए हिमाचल में, जैसे विष्णु पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया, ये जानकारियाँ थोड़ी थोड़ी देते हैं। राजतरंगी यहाँ पर दिया गया है, तो राजतरंगिनी किसके द्वारा लिखी गई थी, कलहन के द्वारा जो था वो राजतरंगिनी लिखी गई थी, ये आपने यहाँ से नोट करना है। तो ये काफ़ी हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं व्हेन डिड द राणा ऑफ क्योंथल रिसीव द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बोलते हैं क्योंथल के राणा को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। तो देखो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जब उनकी सहायता किसी ने की कहीं पर भी, तो उन्होंने जो था वो उपाधियाँ देना स्टार्ट कर दिया। तो क्योंथल के राजा को जो था वो 1857 में, ऑप्शन ए सही आंसर है, क्योंथल के राणा को 1857 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। क्योंथल रियासत के बारे में पूरा जानिए। क्योंथल रियासत की स्थापना 1211 में की गई थी और राजा गिरिसेन के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। 1379 में क्योंथल रियासत को जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने अपने अधीन ले लिया था, या फिर इनके अधीन ये आ गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। 1857 में यहाँ के राणा संसार सेन जो था वो हुआ करते थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इन्होंने अंग्रेजों की सहायता यहाँ पर की, जिसके बदले इन्हें राजा की उपाधि जो था वो दी गई थी और इन्हें खिल्लत भी जो था वो प्रदान की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। तो क्योंथल के बारे में पता चल गया सारा का सारा, इतना यहाँ से अब याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं यहाँ पर हु इज़ दी ऑथर ऑफ एंटिक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट। तो बोलते हैं एंटिक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट के लेखक कौन है। देखो एंटिक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट जो किताब है ना, इसके लेखक हैं JPH वोगल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। JPH वोगल जो है वो एंटिक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट के लेखक हैं। हिमाचल की कुछ इम्पॉर्टेंट किताबें हैं जो आपको हमेशा ही याद रहनी चाहिए, जैसे कि लुकिंग बैक है, ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है जस्टिस मेहरचंद महाजन की, ये आपने ध्यान रखना है। किन्नर देश किताब है, ये राहुल सांकृत्यान के द्वारा लिखी गई है, इसका ध्यान रखें। शांता कुमार जी के द्वारा किताबें लिखी गई हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, MP रह चुके हैं हिमाचल से, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। इनके द्वारा पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब लिखी गई है। धरती है बलिदान किताब इनके द्वारा लिखी गई है। हिमालय पर लाल छाया किताब लिखी गई है। लाजो किताब लिखी गई है, ये आपने ध्यान रखना है। प्राचीन हिमाचल किताब है, ये LP पांडे के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन सर्किट किताब है, JD खोसला के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है। एंटिक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट आपने पढ़ लिया, JPH वोगल के द्वारा लिखी गई है। पॉलिएंड्री इन हिमालयस किताब है, ये डॉक्टर YS परमार के द्वारा लिखी गई है, हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हिमालयन पेंटिंग और हिमालयन पिलग्रिमेज किताब BN दातर के द्वारा लिखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट किताबें आप याद रखें। ये हमने किताब में तो बहुत ज़्यादा हैं रिवाइज करने को, पर इम्पोर्टेंट वन जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं, पूछी जा सकती हैं, उनको हमने रिवाइज कर लिया। अगला क्वेश्चन देखें जी हमारे पास क्या है। बोलते हैं विच हेड ऑफ इलिस्ट्रियस हाउस ऑफ त्रिगर्ता मैरिड हिज डॉटर टू द राणा ऑफ किरग्राम हु वॉज वन ऑफ हिज वाशाल्स। तो बोलते हैं कि त्रिगर्त के सुखी ख्यात घराने के किस मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह किरग्राम के राणा से किया था, जो उसके मातहतों में से एक था। देखो ये किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हृदय चंद्रा जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
हृदय चंद्रा जो था वो त्रिगर्त के सुविख्यात घराने के मुखिया थे। इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किरग्राम के राणा से किया था और ये इनके मातहतों के खिलाफ था, मातहतों में से एक था। ये जो किरग्राम है ना, किरग्राम का आपको पता ही होगा, बैजनाथ का प्राचीन नाम जो है वो किरग्राम है, ये आपको पता है। देखो त्रिगर्त की बात करें तो त्रिगर्त जो है वो कांगड़ा का ही प्राचीन नाम है। त्रिगर्त का जो मतलब होता है वो होता है 3 नदियों के बीच में फैला हुआ भू क्षेत्र, ये आपने ध्यान रखना है। और पद्म पुराण और कनिंघम के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जलंधर नाम जो है, जलंधर भी त्रिगर्त को ही कहते हैं, तो त्रिगर्त जलंधर नाम जो है ना, ये जलंधर दानव हुआ करता था एक, जिसको भगवान शिव ने मारा था, वहाँ से जो है वो लिया गया है। त्रिगर्त रियासत की राजधानी नगरकोट में जो है वो बताई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर हम बात करें महाभारत के अनुसार तो महाभारत में जो है वो सुशर्मा जो यहाँ के शासक हुआ करते थे, इनके द्वारा कौरवों का पक्ष जो था वो लिया गया था। किसका पक्ष लिया गया था? कौरवों का पक्ष यहाँ पर लिया गया था, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच राजा ऑफ कुल्लू सबड्यूड द ठाकुर अराउंड द मिडल ऑफ 16th सेंचुरी हु फ्रिक्वेंटली चैलेंज्ड हिज अथॉरिटी। तो बोलते हैं 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास कुल्लू के किस राजा ने उन ठाकुरों का दमन कर दिया जो अक्सर उनकी रक्षा को चुनौती देते थे। देखो 16वीं शताब्दी के आसपास जो था वो कुल्लू के एक राजा हुए जिन्होंने ठाकुरों का दमन कर दिया, जो उनको चुनौती देते रहते थे। उनके जो उनकी रियासत थी उसके ऊपर खतरा मंडराया रहता था। 26 का ऑप्शन डी बहादुर सिंह जो है वो सही आंसर होगा। बहादुर सिंह ने जो था ये किया था, ऑप्शन डी सही आंसर है। अब कुल्लू रियासत के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अब देखो बहादुर सिंह जो था ये राजा बने, इनके पिता का नाम जो था वो सिद्ध सिंह था। सिद्ध सिंह के बाद जो था वो बहादुर सिंह जो था वो कुल्लू के राजा बने। ये सुकेत के राजा अर्जुन सेन के समकालीन भी हुआ करते थे। इसने जो था वो वजीरी रूपी और सिराज के राणाओं और ठाकुरों को जो था वो जीत लिया था और अपने राज्य में जो था वो मिला लिया था, ये आपने ध्यान रखना है। और बहादुर सिंह जो थे ना, इन्होंने अपने पुत्र जिनका नाम प्रताप सिंह था, प्रताप सिंह का विवाह जो था वो चंबा के राजा गणेश वर्मन की बेटी से जो था वो करवाया था, ये भी ध्यान रखें। बहादुर सिंह के बाद प्रताप सिंह और उसके बाद अलग अलग राजा जो था वो यहाँ पर बने और मुगलों के अधीन जो था वो कुल्लू उस टाइम रहा था। कुल्लू ने जो था वो मुगलों के अधीन जो था वो उस टाइम, उसके बाद जो था वो कुछ टाइम के लिए शासन भी किया था। ये आप सारा यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखें 27। अच्छा, कुल्लू की स्थापना किसने की थी? चलो आप ही कमेंट करके अब बता दो कि कुल्लू रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रियासत है ये। आगे बोलते हैं राणा ऑफ विच रीजन ऑफ कांगड़ा इज सेड टू हैव ऑफर्ड हिज ओन डॉटर इन लॉ एज अ सेक्रीफाइस फॉर ओपनिंग ऑफ वाटर कोर्स। तो बोलते हैं कि कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू का बलिदान जो था वो दे दिया था। बहू की बलि दी थी ये बताया जाता है। देखो बहू की बलि दी गई थी चरी, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब चड़ी ऑप्शन सी सही आंसर है। कांगड़ा के जो चड़ी क्षेत्र है, चड़ी क्षेत्र के राणा ने जो था वो पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दे दी थी। हिमाचल की स्टोरीज अगर आपने सुनी होगी तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर डॉटर इन लॉ या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो था वो राजाओं ने अपनी सेक्रीफाइस की थी ताकि पानी उन क्षेत्रों में जो है वो आ सके। और इस तरह का ही सेक्रीफाइस जो है अब चंबा में भी देखते हैं। चंबा में जो है वो साहिल वर्मन जो यहाँ के राजा थे, इनकी पत्नी रानी नैना देवी ने जो था वो शहर में पानी की व्यवस्था लाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान जो था वो दे दिया था। बिलासपुर में भी इस तरह की बात जो है वो देखने को मिलती है। इनके ऊपर अलग अलग स्टोरीज़ के ऊपर गाने भी जो हैं वो अलग अलग बने हुए हैं। ये बेसिक बातें पहले राजाओं के टाइम में हुआ करती थी। सपना होता था, सपने में जो है वो उनको कह दिया जाता था कि अपनी किसी प्रिय वस्तु की बलि दे दो या फिर कुछ इस तरह से जो था वो इंस्टेंसेस रहते थे। अगला क्वेश्चन देखें 28 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कनिंघम विच प्रिंसली स्टेट कॉन्स्टिट्यूट कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स। तो बोलते हैं कनिंघम के अनुसार कांगड़ा रियासत समूह में कौन सी रियासतें आती हैं। कनिंघम की बात करें तो कनिंघम के अनुसार जो है वो कांगड़ा में जो है वो रियासतें आती हैं जो सतलुज और रावी के बीच में है। ऑप्शन डी सही आंसर है, दोज बिटवीन रावी एंड सतलुज। हम अभी जान ही रहे थे कि त्रिगर्त का मतलब क्या होता है, यानी कि 3 नदियों के बीच में फैला हुआ क्षेत्र। तो कनिंघम के अनुसार जो है वो रावी और सतलुज के बीच का जो क्षेत्र है ना, वो ये रियासतें जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। देखो हिमाचल के बारे में अगर जानकारी मिलती है ना तो इन यात्रियों जैसे कनिंघम हो गया, थॉमस कॉरियार्ट हो गया,
थेबनॉट हो गया, फॉस्टर हो गया, विलियम मूरक्राफ्ट हो गया, ये यात्री अलग अलग समय में यहाँ पर आए, तो इन्हीं के माध्यम से जो है हमें यहाँ के बारे में फिर जानने को भी जो है वो मिलता है। अलग अलग बातें इनके द्वारा कही गई, किताबें इनके द्वारा लिखी गई, जहाँ से हिमाचल के बारे में बहुत जानकारी एकत्रित हुई। अब नदियों के बारे में तो क्या ही बात करेंगे। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, आप कमेंट करके बता दीजिए। सतलुज का दुद्री है, वो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ मोहम्मदन स्टेट बाय हचीसन एंड वोगल। तो बोलते हैं कि हचीसन और वोगल के द्वारा जो है वो निम्नलिखित में से किसे मोहम्मदन रियासत जो है वो माना गया है। किसको ये मोहम्मदन रियासत मानते थे? क्वेश्चन नंबर 29 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, शाहपुर। हचीसन और वोगल के द्वारा जो है इनमें से जो है वो मोहम्मदन रियासत ये किसको मानते हैं? शाहपुर को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखिए शाहपुर कोई रियासत तो है नहीं, शाहपुर जो है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में प्रेजेंट टाइम में आता है, परंतु नूरपुर रियासत है। नूरपुर रियासत का प्राचीन नाम धमेरी है। यहाँ की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो पठानकोट है। और अकबर के समय में जो था वो नूरपुर के राजा वासुदेव जो था वो हुआ करते थे। और इसके बाद नूरपुर की जो कैपिटल थी वो भी शिफ्ट कर दी गई, नूरपुर जो था वो रखी गई। फिर बाद में चलकर क्या हुआ, बाद में चलकर नूरपुर जो था, पहले नूरपुर को धमेरी कहते थे। और यहाँ के जब राजा हुए जगत सिंह, तो उन्होंने जो था वो जहांगीर की पत्नी के सम्मान में धमेरी का नाम नूरपुर रख दिया था। नूरपुर या फिर धमेरी ही आप कहिए। धमेरी की स्थापना राजा जेठपाल के द्वारा की गई थी, वो तो आपको पता ही चल गया। यही मतलब बहुत ही पुराने क्वेश्चंस हैं, परंतु एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। नूरपुर के राजा जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे वो राजा जसपाल थे। नूरपुर के जो राजा थे जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे वो राजा भीमपाल जो था वो हुआ करते थे। और नूरपुर के राजा जिनका विवरण अकबरनामा में देखने को मिलता है, तो नूरपुर के राजा भगत मल थे, जिनका वर्णन जो है वो अकबरनामा में देखने को जो है वो मिलता है। नूरपुर के राजा जगत सिंह हुए, काफ़ी शक्तिशाली राजा नूरपुर के ये माने गए। और देखते ही देखते अगर हम नूरपुर के अंतिम शासक की बात करते हैं, तो राजा वीर सिंह जो है वो नूरपुर रियासत पर शासन करने वाले अंतिम शासक थे। तो ये हमने नूरपुर के बारे में मुख्य रूप से जान लिया। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30 बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वर ऑफ शॉर्ट ऑफ गुलेर। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें गुलेर रियासत से उपजी शाखाएं हैं, गुलेर की जो शाखाएं मानी जाती हैं वो कौन सी हैं इनमें से? कमेंट करके आप बताएंगे। आसान है, कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। अपना टेलीग्राम ओपन करें, वहाँ से @allexam31 जो है वो सर्च करें। टेलीग्राम चैनल आपको हमारा मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो टाइम टू टाइम दे दी जाती है, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना है, एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें जो हैं वो गुलेर रियासत से उपजी हुई शाखाएँ हैं, उसकी शाखाएँ बतानी है आपको। कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।